हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर, और ब्रिज कोर्स के 12th लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे थे कि कब फंक्शन इंक्रीजिंग है और कब फंक्शन डिक्रीजिंग है। साथ में हम फंक्शन के कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिविटी या कॉन्केव अप कॉन्केव डाउन की बात करे थे, है ना। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाए थे हम आप लोगों को, डिटर्मिनेंट। आज हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के ही एक एप्लीकेशन पे चलते हैं, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको इसीलिए बताए कि मैक्सिमा और मिनिमा आप अच्छे से फील कर पाओ, है ना। तो स्टार्ट करें। उससे पहले बिल्कुल एक छोटा सा सवाल से स्टार्ट करेंगे। मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन को जानते हो आप लोग। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इलस्ट्रेशन लिखो, क्वेश्चन नहीं, है ना। ऐसे और ऐसे, ठीक है। पैराबोला x y, इस पॉइंट का नाम रखते हैं O, यहां एक पॉइंट चूज करते हैं A, और यहां एक पॉइंट चूज करते हैं B, ठीक है। तो A से O, फिर O से B, ठीक है। मेरा पहला सवाल है कि A से O तक के बारे में आप क्या कमेंट कर सकते हो। फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, सेकेंड डेरिवेटिव का क्या होगा। तो आप देखोगे कि ये फंक्शन A से O तक में डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि A से O तक में जैसे जैसे हम x में बढ़ रहे हैं ना, मेरे y का वैल्यू घट रहा है। यानी हम बोल सकते हैं फ्रॉम A टू O dy बाई डी एक्स मस्ट बी निगेटिव, डिक्रीजिंग फंक्शन। और मैथमेटिकली भी देख सकते हो, अगर इसका आप dy बाई डी एक्स निकालो, ध्यान से सुनो, तो इसका dy बाई डी एक्स आएगा 2x, है ना। अब A से O तक में x का वैल्यू निगेटिव है ना। एग्जैक्टली O पे स्लोप 0 है, एग्जैक्टली O पे बात करो तो ये स्लोप 0 है, ऐसे है ना टेंजेंट। O से पहले तक, A से O तक में जाते हैं, और O से जस्ट पहले तक x का वैल्यू कैसा होगा। O से जस्ट पहले तक x कैसा होगा, निगेटिव। जब आप इसमें पुट करोगे x का निगेटिव वैल्यू, तो dy बाई डी एक्स कैसा आएगा, निगेटिव। तो यहां से भी दिख रहा है कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है A से O तक। और अगर O से B तक की बात करो, O से B तक, फ्रॉम O टू B, तो यहां पे देखो स्लोप पॉजिटिव है हर जगह, बढ़ रहा है वो अलग बात है, बट स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। यानी हम बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। साथ में अगर आपसे पूछे कि सेकेंड डेरिवेटिव पे क्या कमेंट कर सकते हो, सेकेंड डेरिवेटिव पे, तो ये पूरा का पूरा कॉन्केव अप है ना। यहां से लेके यहां तक हर जगह सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, हर जगह कॉन्केव अप। और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब है कि हर जगह स्लोप बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा निगेटिव, कम निगेटिव, और कम निगेटिव, 0, पॉजिटिव, ज्यादा पॉजिटिव, और ज्यादा पॉजिटिव, है ना। स्लोप इंक्रीज कर रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप कौन देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो सर सेकेंड डेरिवेटिव देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, है ना। तो सर एक चीज तो दिख रहा है कि यहां से यहां फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यहां से यहां इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्लोप थ्रू आउट बढ़ रहा है। मतलब थ्रू आउट A से O से B, थ्रू आउट क्या होगा, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इसीलिए तो ये कॉन्केव अप फंक्शन है ना।
इसका उल्टा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। अगर मानो आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है ना, या आपके पास होता y बराबर साइन x और बात कर रहा है x के किस वैल्यू के लिए, सिर्फ तो 0 से पाई तक, पाई को भी ले लेना है ना, बता चुके हैं। तो इसमें अगर पूछे कि कमेंट करो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव पे, क्या क्या कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा था, अगर हम ग्राफ से बात करें तो, है ना, ये 0, ये पाई, ये पाई बाई 2, ठीक है। इसको बोल देते हैं ए पे स्लोप क्या है 0, फ्लैट लाइन। ओ से ए तक में इंक्रीजिंग फंक्शन है, पॉजिटिव स्लोप, देखो ना हर जगह, हाँ भले ही स्लोप कम हो रहा बट है पॉजिटिव, फिर निगेटिव, ज्यादा निगेटिव और ज्यादा निगेटिव, है ना। अब सब कुछ क्लियर है। हम बोलेंगे कि ओ से ए तक dy बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। और ए से, इसका नाम रख दो बी तक dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव हर जगह नेगेटिव है। अच्छा ए पे अगर पूछे तो एट ए dy बाई डी एक्स क्या है, 0, एग्जैक्टली 0, तभी तो स्लोप 0 है। और स्लोप क्या हो रहा, लगातार घटता जा रहा है, यानी थ्रू आउट d2y बाय डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, है ना, थ्रू आउट। कोई दिक्कत? तो आई होप यहां तक में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के कमेंट्स आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां तक जल्दी से नोट डाउन करो। पहले तो स्क्रीन पॉज करो, ये ग्राफ एज इट इज बनाने की कोशिश करो, एज इट इज, ठीक है। और ऊपर टॉपिक लिख लेना, मैक्सिमा एंड मिनिमा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन की बात करेंगे अब हम लोग, क्या है, कैसे चीज़ों को आसानी से समझा जा सकता है, सब चीज़ पे बात करें, ठीक है। ये तो ग्राफ दिया हुआ है तो आप देख के बता दोगे तुरंत, लेकिन ग्राफ ना देके आपको सिर्फ इक्वेशन दिया हुआ है सर कि y इज ए फंक्शन ऑफ x, है ना। और आपसे पूछे कि मैक्सिमा मिनिमा क्या क्या होगा, कहाँ होगा, x के किस वैल्यू पे होगा, और उस समय फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, है ना, इन चीजों को समझना। उससे पहले बात करते हैं लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की, है ना, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो पहला जो है वो है लोकल मिनिमा, ध्यान से सुनना, एंड लोकल मैक्सिमा। मतलब लोकली कहां पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है और कहां पे मिनिमम वैल्यू है, फिर पढ़ेंगे ग्लोबल मिनिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। अब इसको भूल जाते हैं। मान लो हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये फंक्शन आपके सामने, और इसमें x के वैल्यू का कहां से कहां बात करेंगे, तो x1 से लेके x6 तक। उसके बाद की कहानी क्या है, मतलब नहीं है, उससे पहले की कहानी क्या है, हमको मतलब नहीं है। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू x1 टू x6, ठीक है, दोनों को इंक्लूड कर रहा है। लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा समझने के लिए सबसे पहले ये समझते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, ध्यान से सुनना। आपका स्कूल एक फंक्शन है, आपका स्कूल क्या है, एक फंक्शन है, यहां से लेके यहां तक, ये आपका स्कूल है। हाँ सर, अच्छी बात है। हम IQ टेस्ट लेते हैं, देखना मेरा इसमें कोई विश्वास नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है या तेज है, हर बच्चा अच्छा होता है, बस मेहनत की बात होती है। बट आजकल जो एजुकेशन सिस्टम है
उसके हिसाब से मान लो हमने एक टेस्ट रखा, क्या रखा, टेस्ट रखा, और आईक्यू टेस्ट था जिसमें हम आईक्यू टेस्ट कर रहे हैं, वो क्लास टेस्ट नहीं था। तो पहले क्या करा हमने, हर क्लास में टेस्ट लिया। क्या करा, हर क्लास में टेस्ट लिया। तो हर क्लास में कोई ना कोई टॉप करा होगा और कोई ना कोई नीचे से टॉप करा होगा, है ना। तो जो हर क्लास का बच्चा है जो बॉटम से फर्स्ट कर रहा है, नीचे से, क्या आप बोल सकते हो कि ये पूरे स्कूल का सबसे बुद्धू बच्चा है? ध्यान से सुनना, हर क्लास में जो नीचे से बॉटम पे है, क्या वो पूरे स्कूल का सबसे बुद्धू बच्चा है? नहीं, नहीं, वो अपने क्लास का सबसे बुद्धू बच्चा है। उसी तरह मान लो एक मोहल्ला छोटा सा, उसमें एक बहुत गरीब इंसान रहता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे गरीब आदमी है या इस शहर का सबसे गरीब आदमी है? नहीं, हम बस इतना जानते हैं कि इस मोहल्ला में जो है, इस मोहल्ले में जो इंसान है वो उससे ऊपर है, मतलब इस मोहल्ले में वो रिलेटिवली सबसे नीचे है। तो वो आदमी उस मोहल्ले का लोकल गरीब है। उसी तरह वो बच्चा जो अपने क्लास में सबसे पीछे से आ रहा है, ये नहीं बोल सकते कि वो पूरे स्कूल का सबसे बुद्धू है, उसका अलग क्राइटेरिया होगा। हम क्या बोलेंगे कि ये इस स्कूल के लिए नहीं, इस क्लास के लिए ये लोकल बुद्धू है, लोकल मिनिमा है। फिर से सुनना, ये इस क्लास का लोकल मिनिमा है ना, मतलब इस क्लास में जो भी है वो इससे ऊपर है। मतलब ध्यान से देखो इस फंक्शन, अगर हम C की बात करें ना, C की, या E की, चाहे आप C की बात करो या E की, ध्यान से सुनना, यहां पे जो फंक्शन का वैल्यू है, मान लो यहां पे फंक्शन का वैल्यू है y3, x3 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो y3 है, और x5 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो y5 है। ठीक है, y3 के बारे में अगर पूरा ग्राफ आपको दिख रहा है तो बता सकते हो कि भाई ये तो सबसे छोटा वैल्यू है। y3 तो फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू है, और ये कहां एग्जिस्ट कर रहा है, x के किस वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो x3 पे एग्जिस्ट कर रहा है ना। फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू कहां एग्जिस्ट कर रहा है, x3 पे। फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू क्या है, y3। ठीक है, क्या x5 पे जो फंक्शन का वैल्यू y5 है वो सबसे छोटा है? नहीं, वो सबसे छोटा नहीं है, पूरे फंक्शन में सबसे छोटा नहीं है। लेकिन अगर ध्यान दो ना तो कुछ प्रॉपर्टी दोनों में सेम है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, कुछ प्रॉपर्टी दोनों में सेम है। ग्राफ दिख रहा तो आप बता दोगे कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, लेकिन अगर आपको इक्वेशन दिया हुआ हो ना तो एक बार में नहीं बता पाओगे, उसके लिए कुछ चेक पॉइंट्स लगाने पड़े, उसके लिए कुछ चेक पॉइंट्स लगाने पड़े। अच्छा, चाहे यहां की बात करो, C की बात करो या E की बात करो, ठीक है, C पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, y3 है, और E पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, y5 है। हम दोनों में जो जनरल पॉइंट है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सर, अच्छी बात है। ध्यान से देखो, ये दोनों अपने करीब में सबसे छोटा, अपने करीब में, इसको बोलते हैं लोकल मिनिमा। ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं लोकल मिनिमा की, लोकल मिनिमा। ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर यहां पे आते हो या यहां पे आते हो,
इसको हम लोकल मिनिमा बोलते हैं। अब बोलोगे सर लोकल मिनिमा क्यों? क्योंकि इसके करीब के जो पॉइंट्स हैं, इसके करीब में जो भी फंक्शन का वैल्यू है वो इससे बड़ा है। हम पूरे में बात नहीं कर रहे है ना, लेकिन इस पॉइंट के x3 पे जो फंक्शन का वैल्यू y3 है, इससे इधर जाने पे भी फंक्शन इससे बड़ा ही है, और इसके जस्ट इधर आने पे भी फंक्शन इससे बड़ा ही है। y3 से तो ज्यादा वैल्यू है, चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ। यानी अगर आसपास में बात करें, ध्यान से सुनना, अगर आसपास की बात करें तो x3 पे फंक्शन का लोकल मिनिमा है। आसपास का तो सबसे बुद्धू यही है। उसी तरह आसपास की बात करो, पूरे फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू नहीं, लेकिन अगर आसपास की बात करो तो फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू x5 पे है, और कितना है तो y5 है। कैसे? तो इसके इधर भी जाओ तो फंक्शन इससे बड़ा है, और इधर भी जाओ तो फंक्शन इससे बड़ा है। जस्ट करीब की बात कर रहा है ना। अब आप बोलोगे सर ऐसा ही डी पे है? नहीं 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 नहीं, डी अपने आसपास में सबसे बड़ा है, और उसी तरह बी अपने आसपास में सबसे बड़ा है ना। तो अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं जो आसपास में सबसे छोटा है, जो आस पास में सबसे छोटा है। तो हमको दिख रहा है कि आसपास में सबसे छोटा वैल्यू यहां पे y3 है और यहां पे y5 है ना। तो ये दोनों पॉइंट C और पॉइंट E, ध्यान से सुनना, ये दोनों कहलाता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना। ये दोनों कहलाता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और दोनों जगह आप देखो, दोनों जगह तो स्लोप क्या है? दोनों जगह देखोगे तो स्लोप क्या है? 0। यानी चाहे ये टोटल पूरे फंक्शन का मिनिमा हो या ना हो, अगर लोकल मिनिमा है तो वहां स्लोप 0 होगा। यानी लोकल मिनिमा का सबसे पहला क्राइटेरिया हो गया dy बाई dx इज 0। और दूसरा देखो, चाहे यहां लोकल मिनिमा है चाहे यहां, दोनों जगह पे फंक्शन कैसा है? कॉनकेव अप। कॉनकेव अप होगा तभी मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। यानी हम बोल सकते हैं d2y बाय dx स्क्वायर का वैल्यू कहां पे? एट x3 एंड x5, एट x3 एंड x5। मस्ट बी पॉजिटिव, कॉनकेव अप। अरे है ना। तो ये दोनों अपने आसपास का सबसे छोटा वैल्यू रखने वाला पॉइंट है। x का वैल्यू सबसे छोटा नहीं है, उस x के लिए जो फंक्शन का वैल्यू है वो अपने करीबी में सबसे छोटा। ठीक। उसी तरह अगर लोकल मैक्सिमा की बात करो तो b पे लोकल मैक्सिमा है और d पे लोकल मैक्सिमा। b पे लोकल मैक्सिमा है और d पे लोकल मैक्सिमा, और साथ में खास बात यह है कि दोनों जगह स्लोप फिर से 0। अरे सर ये क्या हो गया? ये यही हो गया कि चाहे लोकल मिनिमा हो चाहे लोकल मैक्सिमा हो, चाहे लोकल मिनिमा हो चाहे लोकल मैक्सिमा हो, दोनों जगह फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 आएगा। यानी अलग से लिखना, अगर लोकल मैक्सिमा की बात करें तो वहां पर भी dy बाई dx तो 0 होगा, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, चाहे लोकल मैक्सिमा हो चाहे लोकल मिनिमा हो, dy बाई dx तो 0 होगा ही होगा। साथ में
d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा। अच्छा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कहां कहां निगेटिव? एट x2 एंड x4, एट x2 एंड x4, बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, करीबी तौर पे सबसे अमीर, आसपास में सबसे अमीर। समझ में आया? और देखो ग्राफ से क्लियर दिख रहा है, इसलिए रटना नहीं। तो चाहे लोकल मिनिमा हो चाहे लोकल मैक्सिमा हो, दोनों केस में dy बाई डी एक्स क्या आएगा? 0। दोनों केस में dy बाई डी एक्स क्या आएगा? 0। ध्यान से सुनना, दोनों केस में dy बाई डी एक्स क्या आएगा? 0। तो लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा को कंबाइंडली बोलते हैं लोकल एक्सट्रीमा। लोकल एक्सट्रीमा मतलब आसपास का सबसे एक्सट्रीम। एक्सट्रीम दोनों तरह का होता, अपर भी लोअर भी, तो कंबाइंडली बोल सकते हैं लोकल एक्सट्रीमा। ठीक है, तो चाहे लोकल मिनिमा हो चाहे लोकल मैक्सिमा हो, दोनों जगह पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। और जहां पे सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए फिर उसको चेक करेंगे, अगला स्टेप लेंगे। जैसे ही dy बाई डी एक्स 0 आया तो आप क्या समझोगे कि या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा। अभी कंफर्म नहीं हुए, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आने पे कंफर्म नहीं हुए हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आने पे सिर्फ और सिर्फ हम ये जानते हैं कि वो एक्सट्रीमा है, वो मिनिमा भी हो सकता है मैक्सिमा भी हो सकता है, वो लोकल मिनिमा भी हो सकता है लोकल मैक्सिमा भी हो सकता है, बट वो क्या है उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ता है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करने पे अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो मिनिमा है और निगेटिव आ जाए तो वो मैक्सिमा है। लेकिन अभी पूरे फंक्शन का मिनिमा मैक्सिमा नहीं आया है, वो उस करीबी उसको लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा बोल सकते हैं, है ना? पक्का? तो इस पॉइंट में जहां जहां लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा आए, कहां कहां आ रहा है? x2 पे आ रहा है लोकल मैक्सिमा, x3 पे आ रहा है लोकल मिनिमा, x4 पे आ रहा है लोकल मैक्सिमा और x5 पे आ रहा है लोकल मिनिमा। ठीक है ना? अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ठीक, इन सारे पॉइंट्स को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। मतलब यहां कुछ कुछ हो रहा है, ये चीजें, ये पॉइंट्स क्रिटिकल हैं। तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन सा हो गया आपका? x2 और x4 लोकल मैक्सिमा, और x3 और x5 यहां पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है? लोकल मिनिमा। ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू नहीं है, यहां पे फंक्शन का लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है और यहां पे फंक्शन का लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट है जहां पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब जब आपसे पूछेगा कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहां है, ध्यान से सुनना। अब जब आपसे पूछेगा कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहां है, तो ये कंफर्म है कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या तो इन दोनों पॉइंट पे होगा, वहां नहीं होगा, वो तो आसपास में भाई सबसे छोटा है। मतलब फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या तो इन दोनों पॉइंट पे है या स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे भी कभी कभी हो जाता है, वो अलग से चेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे स्लोप 0 नहीं है, लेकिन अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट यहां ना होके यहां कहीं होता, मान लो ऐसे, मान लो यहां होता, तो क्या ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हो जाता? और उसी तरह एंडिंग पॉइंट देखो यहां ना होके यहां हो जाता, ऐसे कहीं। तो जब आप चेक करते ना तो इस पॉइंट पे ना तो लोकल मिनिमा दिखाता ना तो लोकल मैक्सिमा, क्योंकि फंक्शन इनकम्प्लीटली रोक दिया गया एब्रप्टली। तो वहां पे ना तो लोकल मिनिमा दिखाता ना लोकल मैक्सिमा,
लेकिन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कहां पे आएगा, यहां कहीं, अगर यहां तक होता तो, और उसी तरह मिनिमम वैल्यू कहां आता, यहां, अगर यहां तक होता तो, लेकिन अभी यहां तक की बात नहीं है ना। मतलब जो एंड पॉइंट्स हैं फंक्शन के वो भी इंपॉर्टेंट है। जनरली आपके लिए परेशान नहीं होगा, ये सब मैथ्स में आते हैं, है ना, फिजिक्स में बहुत ऐसा परेशान नहीं करता, बट हम तो मैथ्स के हिसाब से भी पढ़ा रहे हैं, है ना। मतलब जब भी अब आपको पूछेगा नहीं कि बताओ फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमा का, पूरे स्कूल का सबसे तेज विद्यार्थी कौन है, तो क्या करोगे, अब आप उन सब तेज विद्यार्थी जो हर क्लास का टॉपर है उनका एक टेस्ट ले लोगे, है ना, और फिर आप डिसाइड कर लोगे कि ये पूरे स्कूल का टॉपर है। अब मेरे पास क्या आया, मेरे पास ये पता चला कि यहां पर भी मैक्सिमा है, लोकल मैक्सिमा, आसपास का सबसे अमीर आदमी, और ये भी अपने आसपास का सबसे अमीर आदमी है ना। तो अगर आपसे पूछे ना कि ग्लोबल मैक्सिमा कहां है, तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, वी हैव टू चेक कि फंक्शन का वैल्यू इन दोनों में से सबसे ज्यादा कहां पे है, या एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट में तो कहीं इससे ज्यादा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x2 चेक करेंगे, f ऑफ x4 चेक करेंगे, और साथ में ये तो क्रिटिकल पॉइंट्स हो ही गए, साथ में स्टार्टिंग और एंडिंग भी चेक कर लेंगे, f ऑफ x1 और f ऑफ x6। अब हम इन सब में कंपेयर करेंगे कि y का वैल्यू, ये सब y है ना, अरे f ऑफ x1 f ऑफ x2 सब क्या है, सब तो फंक्शन का वैल्यू है ना, मतलब सब y का वैल्यू, इनमें y का वैल्यू जहां ज्यादा होगा, तो जब आप इसमें चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें y का वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पे है, x4 पे। कहां है, x4 पे, ध्यान से सुनना। अब इन सब में सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू आएगा, तो आपको दिखेगा ये सबसे बड़ा, मैथमेटिकली भी दिखेगा, ये तो ग्राफ में दिख ही रहा है ना, तो मैथमेटिकली आपको दिखेगा ये सबसे बड़ा है। आप तुरंत बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे, ध्यान से सुनना, एट x4 is not the maximum value, at x4 function has maximum value and it is f of x4। ये वैल्यू पुट कर दो तो जो आए वो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह जब मिनिमम की कहानी होगी ना, तो अब इन दोनों के बारे में नहीं सोचने का, मिनिमम की कहानी में इन दोनों के बारे में नहीं सोचने का, मिनिमम की कहानी में इन दोनों के बारे में नहीं सोचने का, सिर्फ उन दोनों पॉइंट्स के बारे में सोचेंगे और एक बार एंडिंग और स्टार्टिंग भी चेक कर लेंगे, है ना, अपनी सुरक्षा के लिए। तो अब क्या चेक करेंगे, ये तो लोकल मिनिमा हो गया और ये लोकल मैक्सिमास हो गया, है ना। तो ये तो सिखा चुके हैं कैसे निकालेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव तो दोनों में जीरो आएगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो लोकल मिनिमा है, और सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आ जाए तो लोकल मैक्सिमा है। कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब इसमें क्या चेक करेंगे, वी हैव टू चेक f of x3, f of x5, f of x1 एंड f of x6। जब आप इन सबको चेक करोगे ना तो आपको दिखेगा कि f of x3 सबसे छोटा, ये वाला वैल्यू सबसे छोटा आएगा ये, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कहां पे आ रहा है, अब ये लोकल नहीं, अब तो पूरे फंक्शन की कहानी है। तो आप बोलोगे फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट x3, x3 is not the minimum value of function, at x3 function has minimum value and it is f of x3. This is the minimum value for the function
एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द फंक्शन, है ना। और आपसे पूछे कि लोकल मैक्सिमा कहां कहां है, तो x2 x4 पे है। लोकल मिनिमा कहां कहां है, तो x3 x5 पे है। ठीक है, यहां तक कि सारी कहानी को अपने लैंग्वेज में नोट करो, स्क्रीन पॉज करो, पूरे को नोट डाउन करो। चलो एक बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है ना। मान लो आपके पास लिख दिया गया है कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 या प्लस 4 करो, ठीक है। एक फंक्शन है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, फाइंड मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो फिर हम समझाएंगे। पहले मैथ से बताएंगे फिर ग्राफ से आपको प्रूफ कर देंगे। ठीक है, ट्राई करो जल्दी से, स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो। देखो क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब चाहे मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, चाहे मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, दोनों केस में फर्स्ट डेरिवेटिव को तो जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो करो dy बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 2x माइनस 4, और इसको कितना होना पड़ेगा, 0। ध्यान से सुनना, जो कर रहे हैं बिल्कुल तरीके से सुनो। जब इसको 0 करोगे तो x के लिए सॉल्व करो, तो x का वैल्यू एक ही वैल्यू आएगा 4/2, तो x का वैल्यू आ जाएगा 2। ध्यान से सुनना, ये मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये x का वो वैल्यू है जहां पे या तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है या फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। सुनो, ये x का वो वैल्यू है जहां पे या तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है या तो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अच्छा सर सही बात है, या तो मिनिमम वैल्यू है या तो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक 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 ठीक, अब क्या करें सर, तो ऐसा करते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो एक बार डिफरेंशिएट करने पर 2x माइनस 4 आया, तो एक बार और करो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, तो मतलब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ बचेगा 2। अब ये तो एक फिक्स नंबर है, इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो 2 है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। ध्यान से सुनना, मतलब मेरा जो x इक्वल टू 2 वैल्यू आया था, यहां पे फंक्शन का मिनिमम है कि मैक्सिमम, ये क्लियर हो गया। कैसे, तो ये मिनिमम या मैक्सिमम इस बात पे डिसाइड करता है कि सेकेंड डेरिवेटिव की कहानी क्या है भाई। तो सेकेंड डेरिवेटिव एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब ये मिनिमम नहीं, ये मिनिमम नहीं है, यहां पे मिनिमम वैल्यू। ध्यान से सुनो, ये मिनिमम नहीं है, यहां पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू। सही बात है, यहां पे मिनिमम वैल्यू है, ये मिनिमम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब क्या करें, बिल्कुल कुछ नहीं करना, ध्यान से सुनो। अब आपसे पूछा है फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, है ना, तो फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो होगा f ऑफ x की जगह पे रख दो 2। अब आप बोलोगे कि सर इसमें मिनिमम तो मिल गया, मैक्सिमम क्यों नहीं है, वो भी आपको दिखा देंगे। मैक्सिमम इसीलिए नहीं है कि ये फंक्शन माइनस इन्फिनिटी, सॉरी ये इन्फिनिटी तक जाता है, जो कि एक फिक्स नंबर है नहीं, इसीलिए इसका मैक्सिमम फिक्स नहीं है, सिर्फ मिनिमम फिक्स है, वो भी दिखेगा आपको, है ना। अच्छा, मिनिमम वैल्यू आएगा f ऑफ 2, यानी ये है फंक्शन, अब इसमें पुट करो 2, यानी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, सॉल्व करना 0 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर 0 मैक्सिमम हो सकता है, हाँ सॉरी 0 मिनिमम हो सकता है, बिल्कुल, ये फंक्शन 0 से नीचे नहीं जाता होगा। अच्छा ऐसा होता है क्या, हाँ दिखाते हैं। इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे, ये क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ है, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, आप भूल गए हो, हमको याद है, 2,0 से पास करता हुआ ये ऐसा ग्राफ, है ना।
हाँ सर, याद आया याद आया याद आया। अच्छा, अब देखो सारी कहानी क्लियर है। 2 पे x के किस वैल्यू पे मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल मिनिमम है, देखो मिनिमम है ना। किस वैल्यू पे है? 2 पे। कितना मिनिमम वैल्यू है? तो y का वैल्यू क्या आ रहा है? 0। इससे नीचे जा रहा? नहीं जा रहा। इससे नीचे नहीं जा रहा। हाँ सर, बात तो सही है, इसके नीचे नहीं जा रहा। मतलब x के किस वैल्यू पे मिनिमम है? तो 2 पे। कितना मिनिमम वैल्यू है? तो 0। मैक्सिमम क्यों नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग करते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं। y बराबर साइन x और x का वैल्यू का बात करना है सिर्फ 0 से लेके पाई तक। ठीक है, 0 से लेके पाई तक में, और आपको बताना है फाइंड द मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब इसमें देखो एक्सट्रीम पॉइंट भी आपके पास है, सॉरी फंक्शन का दोनों एंडिंग पॉइंट भी है, तो वो भी चेक करने लायक पॉइंट है ना। तो स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ध्यान से देखो, सिंपल सा फंडा है। y बराबर साइन x, तो चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, फर्स्ट डेरिवेटिव तो 0 होगा, तो dy बाई डी एक्स दैट इज cos x 0। cos x 0 पुट करोगे तो x का वैल्यू π/2 3π/2 ऐसा आएगा। बट अपने को तो सिर्फ 0 से पाई के बीच में चेक करना है, तो 0 से पाई के बीच में x का एकमात्र वैल्यू आ सकता है π/2 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे क्या फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है? फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, हाँ सही बात है। उसके लिए सेकेंड डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव cos x, तो सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन x। ठीक है सर, निगेटिव है? अरे नहीं, उसको चेक करना होगा पुट करके, है ना। तो कहाँ पे चेक कर रहे हैं? π/2 पे। π/2 इसमें पुट करो, तो π/2 पुट करोगे तो माइनस साइन π/2 1 विच इज लेस देन 0। अगर सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव हो, ध्यान से सुनना, तो ये जो पॉइंट है दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। कुल मैक्सिमम है कि नहीं, लेकिन आसपास में तो सबसे मैक्सिमम वहीं पे आएगा। कहां पे? x के किस वैल्यू पे? π/2 पे। ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये वो पॉइंट है जहां फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अब चेक करना पड़ेगा कि वहां पे मैक्सिमम है कि नहीं, है ना। ऐसे तो बोलोगे कि सर लोकल मैक्सिमा है तो वही मैक्सिमम होगा क्योंकि और तो मैक्सिमा मिल नहीं रहा। नहीं नहीं, बिल्कुल ये इसलिए चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है इंड पॉइंट पे उससे ज्यादा, है ना। तो हम चेक करेंगे f ऑफ π/2, तो f ऑफ π/2 पुट करोगे तो साइन π/2 क्या हो जाएगा? 1। f ऑफ 0 पुट कर लो तो ये हो जाएगा 0, और f ऑफ पाई की जरूरत नहीं है बट पाई पुट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, पक्का। अब यहां पे सारा पॉइंट अवेलेबल है। अगर आपसे पूछे कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। कहां पे है? π/2 पे। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। कहां पे है? π/2 पे। अब आप बोलोगे सर लोकल मिनिमा तो आया नहीं, मतलब यहां फंक्शन का मिनिमम नहीं होगा। बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि यहां फंक्शन बंधा हुआ है ना, हम 0 से पाई के बीच में बात कर रहे हैं। 0 से पाई के बीच में यहां पे फंक्शन 0 मिनिमम है ना। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0 से पाई के बीच में? 0 ही होता है। अरे साइन का वैल्यू मिनिमम 0 से पाई के बीच में क्या होता है?
जीरो। क्या होता है? जीरो। वो एंड पॉइंट के कारण आ रहा है। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ बना लो ना तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसे ग्राफ होगा, तो ये मैक्सिमम आ रहा है π/2 पे, और यहाँ पे मिनिमम आ रहा है। इसको तो लेना नहीं इस पॉइंट को, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ रहा है और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ रहा है। तो पूछे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, तो आप बोलोगे 1। फंक्शन का मिनिमम वैल्यू इस गिवन रेंज में, तो 0। कहानी खत्म। जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, नोट डाउन करो। तो मैक्सिमम मिनिमम की कहानी तो अपना खत्म हो गया। तो आज इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा, है ना, बेसिक सा, ज़्यादा कुछ नहीं करें। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। पहले बात करेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, उस पर अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। दो तरह का इंटीग्रेशन होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन एंड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो पहले बात करते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कुछ है नहीं। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जो है ये रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो। मान लो यहां पे लिखा है y बराबर साइन एक्स। क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो सर dy बाय dx इज cos x। हाँ भाई, अच्छी बात है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। हाँ ठीक है, साइन एक्स को डिफरेंशिएट किए तो cos x। अब cos x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? साइन x। cos x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए? साइन x। तो इसको मैथमेटिकली ऐसे दिखाते हैं, dy, इसको यहां रहने दो, इसको इधर ले जाओ, cos x dx। ठीक है, cos x dx। ऐसे एक सांप बना दो, इधर भी और इधर भी। इसको ऐसे रीड करते हैं, cos x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। वो दिखना चाहिए। वो कैसे दिखता है? तो साथ में dx दिखेगा। अगर ऐसे लिख दिए ना तो कोई मतलब नहीं है, गलत है। cos x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब सीधे ऐसे सोचो, किसको डिफरेंशिएट किए तो cos x मिला? sin x को। तो cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? तो इधर अभी बात नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इस पर बात करें। तो cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा sin x प्लस c, where c is called constant for indefinite इंटीग्रेशन। ये क्यों आया, कैसे आया, सब बात करेंगे। पहले लिखो, ठीक है, पहले लिखो। ठीक है, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा या dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर ऐसे मिले ना dy, ये क्या होगा? अगर ऐसे मिले सिंपली dx, तो ये क्या होगा? ठीक है, इस पे आएंगे, इसका दो तरीका समझाएंगे आपको। ठीक है, इसको अभी छोड़ दो, बस ये समझो cos x dx मतलब cos x इज इंटीग्रेटेड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यू गेट sin x प्लस c, प्लस c। सर डिफरेंशिएट तो sin x को किए तो cos x आया, बट इंटीग्रेट करने पे प्लस c क्यों आ रहा है? हाँ, c 0 हो जाएगा, बट c कुछ हो भी सकता है ना, इस पे बात करेंगे। ठीक है, इसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं। फिर से सोचना, अगर हम लिख के दें
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो। तो आप ऐसे सोचोगे कि किसको डिफरेंशिएट किए होंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आया होगा, किसको डिफरेंशिएट किए होंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आया होगा। अच्छा सर 10x को डिफरेंशिएट करते हैं ना तो सेक स्क्वायर एक्स आता है, यानी अगर हम 10x को x के रिस्पेक्ट में, यहां पे x है ना तो वो भी देख रहा हूं, 10x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, रिवर्स प्रोसेस, इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से क्या मिलना चाहिए, तो 10x प्लस सी। सर ये c कहां से आ रहा है, अब बिल्कुल आएगा, परेशान नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x प्लस सी। अच्छा हाँ बिल्कुल ऐसे दिखा। तुरंत सोचने का, किसको डिफरेंशिएट किए तो e टू द पावर x आया। सर e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करते तो e टू द पावर x आता था, मतलब e टू द पावर x को इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर x आएगा। मतलब बेसिकली करना क्या है कि आपको उल्टा सोचना है, आपको उल्टा सोचना है कि किसको डिफरेंशिएट किए तो क्या आया, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आए। हाँ सही बात है सर, सही बात, ठीक है। फिर आपको दिखाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx क्या होगा, मतलब x टू द पावर n को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा। डिफरेंशिएट करने पे तो nx टू द पावर n माइनस 1 आता है। अब आप सोचोगे सर पता नहीं क्या आएगा, ठीक है। तो जैसे डिफरेंशिएशन में कुछ फार्मूला आपको याद रखना पड़ा, वैसे इंटीग्रेशन में याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा उल्टा सोच के, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले अच्छे से याद हैं तो इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आसान हो जाता है, उसमें घबराने वाली बात नहीं। हम इसको दिखाना चाहते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन बुक में लिखा होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1, where n is some real number and n could not be -1। सर -1 हुआ तो क्या, -1 प्लस 1 0 बटा 0 डिफाइंड नहीं है। मतलब सर अगर -1 वाला रहा, मतलब ऐसे रहा तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अरे नहीं छोड़ने का, एकदम नहीं छोड़ने का। क्यों, क्योंकि याद करो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, किसका डिफरेंशिएशन 1/x था, किसका डिफरेंशिएशन 1/x था, ln x का। और इसमें c लगा लेना, है ना। तो अब हम कुछ फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है, जो कि आप अगले क्लास में बिल्कुल वैसे व्हाइट पेपर में लिख के लाओगे, फिर हम रूल्स बताएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, पहला फॉर्मूला x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 एंड प्लस c एंड n कैन नॉट बी -1। इंटीग्रेशन cos x dx बराबर sin x प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो cos x प्लस सी। तो इतना फॉर्मूला आप अगले क्लास में याद करके आओगे। क्या करोगे,
याद करके आओगे, और तब तक हम कुछ इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का रूल बता देते हैं सिंपली। ये फॉर्मूला अच्छे से लिख लो, स्क्रीन पॉज कर। चलो, पहला रूल क्या है कि अगर आपको पता है कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन f ऑफ x dx, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कैपिटल f ऑफ x प्लस सी, ठीक है, पता है आपको पहले से। तो इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट f ऑफ x dx जो होगा, कोई खास बात नहीं है, k को बाहर ले लो, बाकी का इंटीग्रेशन आपको पता, तो k f ऑफ x प्लस सी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हम आपसे पूछे इंटीग्रेशन 8 cos x dx, ठीक है। अब बोलोगे सर cos x का इंटीग्रेशन तो आता है, 8 cos x का नहीं आता। आता, आपको आता है, बिल्कुल आता। कैसे, 8 को बाहर लेके सोचो ना, अच्छा हाँ cos x, तो ये हो गया 8 इंटीग्रेशन cos x dx, तो ये हो गया 8 sin x प्लस सी, ठीक है। एक और सिंपल सा एग्जांपल, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर x dx, ठीक है। अब आप परेशान हो गए, सर माइनस cosec स्क्वायर x dx होता तो उसका cot x होता, इसका क्या करें, ये भी आता है, माइनस नहीं है ना, माइनस लगा लो। अब अपनी मर्जी से लगाया हो तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया, ये हो गया -1, और इसका इंटीग्रेशन होता है cot x प्लस सी, तो माइनस cot x प्लस सी, है ना। तो आई होप ये सिंपल सा रूल है, आप कर लोगे। रूल नंबर 2, मान लो fx का इंटीग्रेशन आपको पता है, स्मॉल fx का इंटीग्रेशन है कैपिटल fx प्लस c1, ठीक है, कोई कांस्टेंट है। उसी तरह स्मॉल gx का इंटीग्रेशन पता है, कोई दूसरा फंक्शन है, इसका भी x के रिस्पेक्ट में पता है कैपिटल gx प्लस c2, ठीक है। अब आपसे कोई ऐसा पूछ ले इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, किसके रिस्पेक्ट में, dx, ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराना, दोनों को अलग कर लो, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन fx dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन gx dx, सॉल्व करोगे तो सिंपली आ जाएगा कैपिटल f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x प्लस सम अदर कांस्टेंट c, ठीक है, जो उन दोनों का सम होगा, डिफरेंस होगा, जो भी होगा, डबल। कोई दिक्कत, लिखो इसका क्या मतलब है, समझाते हैं क्वेश्चन के थ्रू, यहां तक पहले नोट डाउन। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम आपसे पूछे इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x dx, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन साइन x dx। cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है, साइन x का नहीं पता तो एक माइनस अपनी मर्जी से लगा लो और एक माइनस यहाँ अपनी मर्जी से लगा लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि माइनस साइन x का इंटीग्रेशन cos x होता है, तो साइन x माइनस cos x प्लस सम कांस्टेंट c, ठीक है। तो अब आप खुद से इसका ट्राई करके आ, हिंट हम दे दिए, इंटीग्रेशन dx क्या होगा या इंटीग्रेशन dy क्या होगा या इंटीग्रेशन
dt क्या होगा, ये आपका होमवर्क, ठीक है। तो अच्छे से ट्राई करना, आई होप अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप करते हो, ऑब्वियस सी बात है ना।